हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम वाक्य रचना का अध्ययन करेंगे। और वाक्य रचना को समझने के लिए हमें वर्ण विचार एवं शब्द विचार का ज्ञान आवश्यक है। तो इससे पूर्व कक्षाओं को आप लोग देख चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आज की कक्षा में हम लोग अब देखते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वाक्य होते क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हमने पहले क्या समझा था, ध्वनि को समझा था, और इन ध्वनि को लिपिबद्ध करके हमने क्या बनाया था, वर्ण बनाया था। इसीलिए तो कहते हैं क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, ध्वनि है, और लिपिबद्ध रूप में कौन है, वर्ण है। ध्वनि को लिपिबद्ध करना ही क्या है, वर्ण कहलाते हैं। जब इन वर्णों का सार्थक संघात हमने किया था तब क्या बने थे, तब शब्द बने थे। इन शब्दों के मेल से ही शब्द पदों की रचना होती है। इन शब्दों के मेल से शब्द पदों की रचना होती है। और ध्यान रखिएगा, शब्द पदों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। अर्थात शब्द पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किससे बने हैं, शब्द पदों से बने हैं। तो बिल्कुल यहां पर लिख लीजिएगा, शब्द पदों के सार्थक समूह, सार्थक समूह लिखना आवश्यक है। सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। इनके सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं वाक्य। अब हम सभी इस शब्द से भलीभांति परिचित हैं, है ना। वाक्य किसे कहते हैं, भलीभांति परिचित हैं, परंतु एक बार आपको ये चीज जानना अति आवश्यक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं वाक्यों के वर्गीकरण की ओर। सीधे सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, जहां से प्रश्न लगातार आ रहे हैं और जहां से आपको अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। इन चीजों को हम लोग देखते चलते हैं। तो वाक्यों के बारे में विचार करते हुए हम देखते हैं क्या, वाक्य का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से, किन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वाक्यों को 3 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वाक्यों को 3 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? तो सबसे पहला यहां पर आधार होता है इसका अर्थ के आधार पर। वाक्यों को उनके अर्थ के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए अर्थ के आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे। दूसरा, हम उनके रचना के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर या रचना के अनुसार हम वर्गीकरण करेंगे। और तीसरे क्रम में हम उनके प्रयोग के आधार पर उनको वर्गीकृत करने वाले हैं। प्रयोग के आधार पर ये 3 प्रकार के वाक्यों का वर्गीकरण हमको पढ़ना है, और यहीं से ही यहां पर प्रश्न आते हैं, ये देखा गया है। ठीक है, तो वाक्य क्या होते हैं हमको समझ में आ गया। वाक्य क्या होते हैं, शब्द पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। और शब्द पद क्या होते हैं, वे शब्दों से मिलकर के बने हैं। शब्द क्या होते हैं, तो वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहा जाता है। और वर्ण क्या है, तो वो ध्वनि के क्या हैं, ध्वनि के ही लिपिबद्ध रूप है। अर्थात जो भी मैं बोल रहा हूं, जो ध्वनियां निकल रही हैं, उनको वर्ण से शब्द बनाकर, शब्द से फिर वाक्य बनाकर के ही आप लिख पा रहे हैं। इसे ही कहते हैं क्या, वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में हम क्या देखते हैं, वाक्य रचना के बाद में हम वाक्यों के वर्गीकरण को देखते हैं। वाक्यों के वर्गीकरण में अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, रचना के आधार पर एवं प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण के आधार हैं। वर्गीकृत किस भाग में किया गया है, यहां से प्रश्न आपके पास आते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे समक्ष है कौन सा, विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य, सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धीरे से पहले कुछ नाम को हम जान ले, उसके पश्चात हम अध्ययन करते चलेंगे इनके बारे में। दूसरे क्रम में हम देखते हैं निषेधात्मक, निषेधात्मक वाक्यों को हम जानेंगे। तीसरे क्रम में हम जानेंगे यहां पर प्रश्नवाचक वाक्यों को। चौथे क्रम में हम देखेंगे आज्ञासूचक, या कहना चाहिए आदेशात्मक, आज्ञासूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य लिखा होता है। पांचवें क्रम में हम देखेंगे यहां पर विस्मय सूचक, विस्मय सूचक। छठवें क्रम में संदेह सूचक, संदेह सूचक भी वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को जानेंगे। सातवें क्रम में हम यहां पर देखेंगे इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य। और अंतिम में हम यहां पर देखेंगे संकेत सूचक वाक्य। संकेत सूचक वाक्यों को हम यहां पर देखेंगे। तो इस क्रम में हम क्या करते हैं,
8 प्रकार के अर्थ के आधार पर हमने देखा कि 8 प्रकार का इनका विभाजन है और इन 8 को हम लोग को अध्ययन करना है। विधिवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञा सूचक, विस्मय सूचक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक और संदेह सूचक, संकेत सूचक। इन 8 प्रकार का हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रचना के आधार पर कैसे बांटेंगे और रचना के बाद में प्रयोग के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करने वाले हैं। सबसे पहले क्रम में हम इनको देखेंगे। रचना के आधार पर या तो वे सरल वाक्य हो सकते हैं, या तो वे संयुक्त वाक्य हो सकते हैं, या फिर वे हो सकते हैं मिश्र वाक्य। ये 3 प्रकार का यहाँ पर हमको क्या है, इनका वर्गीकरण देखने को मिलता है। ऐसे ही प्रयोग के आधार पर भी हमें 3 वर्गीकरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले या तो वे हो सकते हैं क्या, कर्ता, कर्ता प्रधान अगर हुआ तो यहाँ पर हम कहेंगे उसको कर्तावाचक। या तो वो कर्म प्रधान रहे तो क्या कहलाएंगे, कर्मवाचक। या तो वे भाव प्रधान हो सकते हैं तो हम कहते हैं इसे भाववाचक। तो प्रयोग के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं, कर्ता, कर्म और भाववाचक। तो इतने प्रकार के जो वाक्य हैं ये आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, निम्न में से कौन सा वाक्य है जो भाववाचक नहीं है। इस तमाम तरीके से प्रश्न आते हैं। इनको भी अलग अलग तरीके से निर्धारित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को समझने के लिए आइए कुछ उदाहरण सहित इन वाक्यों को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले टॉपिक डाल दीजिएगा। हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम देखेंगे, अर्थ के आधार पर सबसे पहला है विधिवाचक। तो विधिवाचक में क्या होगा, विधिवाचक में दोस्तों याद रखिएगा कि वे सारे वाक्य जहां पर स्वीकारात्मकता की बोध हो, स्वीकारात्मकता की जहां पर बोध हो, वे वाक्य क्या कहलाते हैं, विधिवाचक कहलाते हैं। कैसे स्वीकार, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, वह लड़का वहां बैठा है, ये पढ़ रही है, वह खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूं, आप पढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम तरीके के वाक्य यदि कर्ता इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, यदि वाचक के द्वारा स्वीकार करने की प्रवृत्ति उस वाक्य में दिख रही है, तो वाचक के द्वारा कहे गए ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है, विधिवाचक कहा जाता है। जहां पर वे क्या करते हैं, किसी भी कार्य को स्वीकार करते हैं, हाँ ये हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, जैसा भी हो, तो वहां पर क्या कहलाते हैं, विधिवाचक कहलाते हैं। यदि किसी वाक्य में निषेधात्मकता की अगर बात हो रही हो, यदि कहीं पर निषेधात्मकता की बात कही गई हो तो निषेधात्मक वाक्य कहलाएंगे। जैसे यहां शराब पीना मना है, यहां थूकना मना है, धूम्रपान निषेध। इस तरीके की तमाम तरीके के जो आपको वाक्य मिलते हैं, या जहां पर नहीं शब्द का सीधे सीधे प्रयोग आ रहा हो, जैसे आजकल कुछ छात्र सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या इस तरीके से अगर नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे अगर आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, कर्ता के द्वारा यदि ऐसे नहीं के साथ में अगर प्रयोग किया जाता है, या नहीं ना बोल करके नहीं ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, इस प्रकार के अगर बात अगर आती है तो वहां पर अगर निषेधात्मकता का वहां पर अगर भाव उत्पन्न हो रहा है, हम क्या कहेंगे उसे, हम उसे निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही चीजें। तो इसके बाद में हम देखते हैं क्या, प्रश्नवाचक। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला, या तो वहां पर प्रश्नवाची शब्द होगा, या तो वहां प्रश्नवाची शब्द नहीं होगा। प्रश्नवाची शब्द हो भी सकते हैं और प्रश्नवाची शब्द नहीं भी हो सकते हैं। कैसे, ऐसे कैसे संभव है, तो बिल्कुल संभव है। यदि आपके पास कोई ऐसे वाक्य हैं जहां पर आपके साथ में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि प्रकार के अगर शब्द होते हैं, तब तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि वो प्रश्नवाचक है। बिल्कुल आप उसे पहचान लेंगे। अगर कहा जा रहा हो, कब जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो,
क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं तब आप तो समझ जाएंगे वो प्रश्नवाची वाक्य है। लेकिन आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल पकड़ करके बेड में लेट करके मेरे लेक्चर सुन रहे हो, बहुत कम लोग नोट्स बनाते हैं मुझे पता है। तो इस स्थिति में अचानक आपके रूम का दरवाजा खुलता है और पापा निहारते हुए कहते हैं पढ़ रहे हो। अब देखिए यहां पर बात क्या है, यहां पर उन्होंने तो नहीं कहा क्या तुम पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे तो प्रश्न कुछ नहीं है, क्या है पढ़ रहे हो, केवल इतना ही कहा उन्होंने बिना किसी प्रश्नवाचक शब्द के। और आप समझ गए कि ये पूछ रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं। अगर एक गलती तुम्हारी है, गेम खेल खेल के आदत बिगाड़ के रखे हो, पापा को डाउट होता है क्या कि मोबाइल पकड़े तो पढ़ रहे हो कि खेल रहे हो, तो बिल्कुल उन्होंने क्या कहा पढ़ रहे हो। यही तो है क्या प्रश्नवाची शब्द के बिना प्रश्न करना। फिर पूछेंगे खाना खाओगे, अब ये भी कंफ्यूजन। अब उन्होंने पूछा कि बताया, खाना खाओगे, यहां पर वो प्रश्न कर रहे हैं क्या तुम खाना खाओगे, परंतु वो पूरी तरीके से बोलने के बजाय खाना खाओगे यदि इतना भी कहते हैं तो वहां पर क्या है वे प्रश्नवाची शब्द के बिना प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो प्रश्नवाची शब्द के बिना भी प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, अब प्रश्नवाची शब्द के साथ भी प्रश्नवाची शब्द बनते हैं। लिखित रूप में वहां पर एक इस प्रकार की चिन्ह का होना अनिवार्य है। ठीक है बात। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज्ञा सूचक। बिल्कुल इधर ध्यान दो, बिल्कुल नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, इधर ध्यान दो। यही तो है आज्ञा सूचक वाक्य। कैसे आदेश देना, आज्ञा देना कि इधर ध्यान दो, बिल्कुल यहां ध्यान दीजिए, चलो भागो यहां से, अच्छा चलिए जल्दी से अंदर आ जाइए। ये सब प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इधर आओ, उधर जाओ, भागो यहां से, ये सब सारी जो चीजें होती हैं क्या है ये होती हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होते हैं ये आज्ञा सूचक वाक्य। जहां पर किसका बोध हो रहा हो, जहां पर किसी आदेश का बोध हो रहा हो वहां हम कहेंगे क्या आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है। अब देखते हैं हम विस्मय सूचक वाक्य किसे कहेंगे, विस्मय वाचक वाक्य किसे कहेंगे। यदि वाचक को, कर्ता को यदि किसी प्रकार के विस्मय का आभास हो रहा है तो वह कहता है अरे इतना बड़ा सांप, अरे वाह तुम पास हो गए, अरे वाह चलो भाई ये अच्छा हुआ। तो इस प्रकार की चीजें जहां पर कुछ विस्मय हो, अब वहां पर कुछ भी चीज हो सकता है। क्या हो सकता है, उसको दुख भी हो सकता है, उसको खुशी हो सकती है, उसको आश्चर्य होता है, किसी भी प्रकार की चीजें हो सकती हैं। वहां पर अगर वह क्या करता है अरे वाह, अहो, इस प्रकार की चीजों का, अगर इस प्रकार के शब्दों का यदि वह प्रयोग कर रहा है तो अवश्य ही वहां पर क्या है, वहां पर विस्मय सूचक शब्द वाक्य बनाने का प्रयत्न चल रहा है। संदेह सूचक, इसको समझने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। क्यों कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम इसको कल पढ़ चुके हैं। अब आपके मन में क्या आया, एक संदेह उत्पन्न हुआ, सच में कल पढ़ाया था क्या ये आदमी, यही तो है क्या संदेह सूचक। क्या आपके मन में जो संदेह हो रही, जो शंका की उत्पत्ति हो रही, वही है क्या संदेह सूचक। आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी पढ़ चुके होंगे। इसका मतलब क्या है, मुझे आपके ऊपर संदेह है कि आप हो सकता है पढ़ चुके होंगे या हो सकता है ना पढ़े होंगे। शायद कल ऐसा हुआ रहा होगा, शायद घर में मम्मी खाना बना ली होगी। ऐसी प्रकार की जो बातें हम कहते हैं जहां पर, समझ लो इतिहास के छात्र और अच्छे से समझ लो क्या, जहां पर जैन धर्म का क्या स्यातवाद का सिद्धांत जहां लग गया, सप्तभंगी सिद्धांत जहां पे लग गया, वही तो है क्या संदेह सूचक, है ना, वही तो है क्या संदेह सूचक। स्यात आस्ति च, स्यात नास्ति च, स्यात आस्ति च नास्ति च, इत्यादि प्रकार की जितनी चीजें हैं। जो नहीं पढ़े हो इतिहास घबराओ मत, पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है। तो संदेह सूचक में क्या होता है, यहां पर वाचक को, यहां पर क्या क्या उत्पत्ति होती है, उसको संदेह की उत्पत्ति होती है। यहां पर उसको किसी कार्य के होने या न होने की संभावना यहां पर रखती है, तब वहां पर क्या कहते हैं संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। क्या शब्द यहां पर आने चाहिए, एक संभावना होती है, या तो ऐसा हो भी सकता है या तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, तब वह क्या है संदेह सूचक है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इच्छा सूचक। क्या है ये इच्छा सूचक, मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा ये है कि आप सभी अधिकारी बन जाएं।
मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अधिकारी बन जाएं, ये मेरी इच्छा है। तो इच्छा सूचक शब्द में हम क्या करते हैं, जब किसी को इस प्रकार की बात करते हैं कि तुम अपने कार्य में अवश्य ही सफल होगे, आप सभी को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलते रहे, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, जो आशीर्वाद स्वरूप कहे जाते हैं, या इस प्रकार से किसी के लिए दुआ के रूप में कहे जाते हैं, या हम अपने आप से भी कहते हैं कि काश मैं पहले पढ़ाई किया होता, इस प्रकार की जब हम बात करते हैं, वो क्या है, हमारी इच्छा है। तो इस प्रकार के बातों को करने के लिए हम क्या कहते हैं, वहां पर इच्छा सूचक वाक्य इन्हें कहा जाता है, जहां पर दोनों ही बातें सम्मिलित है। मैंने कहा या तो आप कहते हो कि काश मैं पहले पढ़ाई किया होता, काश मैं वहां घूमने गया होता, काश मैं ये वीडियो लेक्चर पहले देख लिया होता, या इस प्रकार की कोई भी बातें, तब आपकी इच्छा होती है। जबकि जब मैं कहता हूं कि अवश्य ही आप सभी काश क्या हो जाएं, सब अधिकारी बन जाएं, आप सभी को अच्छे कर्म करने के लिए क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती रहे, इस प्रकार की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होगी, शुभ कामनाएं होंगी। तो चाहे वो शुभ कामनाएं हों, चाहे वे शुभ कामनाएं हों, चाहे वे क्या हों, चाहे वे इच्छाएं हों, वे कहलाती हैं इच्छा सूचक वाक्य। चलिए अब देखते हैं हम संकेत सूचक। संकेत सूचक में क्या होंगी, यहां पर आपके समक्ष में एक स्थिति प्रकट होती है, यदि आप उस स्थिति का पालन करेंगे तब आपके पास दूसरी स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे यदि आप मेरी बात अच्छे से मानोगे तब आप अवश्य ही एक सफल अधिकारी बन पाओगे। यहां पर क्या है, संकेत है। कैसा संकेत है, यहां पर दोनों बातों को एक साथ यहां पर क्या किया गया है, बताया गया है। मतलब कि एक कथन दूसरे कथन पर अगर निर्भर करता है तब वहां पर क्या होती है, संकेत सूची होती है। एक कथन दूसरे कथन पर निर्भरता हो, एक कथन की दूसरे पर निर्भरता क्या कहलाती है, संकेत सूचक। ठीक है, इस वर्ष अधिक वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी। यदि आप मेरी बात मानोगे तो आपका एग्जाम परीक्षा अच्छे से जाएगा। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तब आप परीक्षा में अवश्य ही सफल हो जाओगे। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से जो होते हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर अगर निर्भरता है तब वहां पर हम क्या कहेंगे, उसे संकेत सूचक वाक्य कहेंगे। तो भले ही ये ज्यादा 8 प्रकार का आपको दिख रहा है, परंतु ये सभी वैसे ही वाक्य हैं ना जैसा हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते हैं। तो अपने दैनंदिन जीवन के 1 घंटे को भी, एक दिन के 1 घंटे को भी यदि आप पुराना अगर याद करके देखें तो आपको ये 8 के 8 प्रकार अर्थ के आधार पर जो वाक्य का प्रयोग हम करते हैं वो पूरी आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद अब हम सीधे जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं कहां, अगले अपने रचना के आधार पर क्या, वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य रचना में अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। रचना के आधार पर क्या क्या था, रचना के आधार पर हम क्या देखते थे, एक तो सरल वाक्य, दूसरा हम देखते थे, चलिए तो रचना के आधार पर वर्गीकरण। रचना के आधार पर, इससे पहले कि हम रचना के आधार पर वर्गीकरण करें, हमें 2 शब्दों को जान लेना अनिवार्य है। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा। रचना के आधार पर हम लोग 3 देखने वाले हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। परंतु उनसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है और विधेय किसे कहते हैं। ये दोनों को भी जानना अनिवार्य है। जब हम इन दोनों को जानेंगे तब हमें ये समझने में आसानी होगी। कैसे जानते हैं, देखो, उद्देश्य किसी भी वाक्य में कर्ता ही उसका उद्देश्य होता है। बिल्कुल ये बात ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। उद्देश्य किसे कहते हैं, किसी भी वाक्य में कर्ता ही उसका उद्देश्य होता है। अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही हो वे क्या है, कर्ता है, वे क्या है, उद्देश्य है। क्या कहा मैंने, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात
की जा रही हो, वे ही हैं क्या, उद्देश्य हैं। और कर्ता के बारे में ही बात की जाती है। ठीक है, दूसरे हम देखते हैं क्या विधेय क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी क्रिया किया जा रहा है, जो भी क्रिया किया जा रहा है, अर्थात बात का विस्तार, क्या बात हो रहा है, क्या है, कैसा है, यही चीज क्या कहलाती है, यही चीज कहलाती है विधेय। तो बिल्कुल एक तरफ है क्या जिसके बारे में बात किया जा रहा हो वही उद्देश्य है, और बातों का जो विस्तार है वो क्या है, विधेय है। जब हम उद्देश्य और विधेय को समझ जाते हैं तब हमारे लिए आगे की चीजों को समझना ज्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य में ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य को परिभाषित करना है तो इन्हीं के ही आधार पर हम परिभाषित करते हैं। हम कहते हैं कि यदि किसी भी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो तब वो क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। या आप इसको दो तरीके से यहां पर आप परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वाक्य में यदि एक उद्देश्य एवं एक क्या हो, विधेय हो, तब वो क्या कहलाती है, सरल वाक्य। या आप कह सकते हो एक कर्ता हो और उसकी एक ही क्रिया के बारे में बात चल रही हो तब वह सरल वाक्य है। ठीक है, तब वह सरल वाक्य है। परंतु यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी की स्थिति में यहां पर दो उद्देश्य भी हो सकते हैं, कभी कभी दो उद्देश्य भी यहां पर हो सकते हैं। कैसे, बताता हूं कैसे। मैं कहता हूं राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। इस स्थिति में देखिएगा, इस स्थिति में यहां पर आप देखेंगे कि राम क्या है, राम एक क्या है, कर्ता है, तो एक उद्देश्य हुआ। पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है, उसकी एक क्रिया है, तो यहां पर एक उद्देश्य है, एक विधेय है। बात का विस्तार क्या है, पढ़ रहा है, यही विस्तार है, और ये है जिसके बारे में बात की जा रही हो। पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम, राम के बारे में। राम बोल दिए तो क्या, राम क्या, विस्तार करो उसको, तो राम पढ़ रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, उद्देश्य, ये क्या हो गया, विधेय हो गया, और यहां पर एक ही करता है, एक ही क्रिया है। परंतु अगर मैं कह दूं यहां पर राम अपने दोस्त के साथ पढ़ रहा है, लिख दूं, या मैं लिख दूं राम श्याम के साथ पढ़ रहा है, राम श्याम के साथ पढ़ रहा है। अब देखो, अब यहां पर तो दो कर्ता हो गए ना, राम और श्याम, राम श्याम के साथ, या राम और श्याम पढ़ रहे हैं भी अगर मैं लिख देता तो भी, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो गए, दो कर्ता हो गए, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया एक ही क्या रह गया, यहां पर एक ही यहां पर रह गया विधेय। तो बिल्कुल यहां पर ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, कुछ लोग और एवं किंतु परंतु ऐसी बातों को रटे रहते हैं, इसलिए वे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, राम श्याम के साथ पढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में यहां पर दो कर्ता जरूर है परंतु विधेय एक है। इस स्थिति में भी ये एक सरल वाक्य है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तब भी ये एक सरल वाक्य होता। और का प्रयोग है, उसके बावजूद ये क्या रहता, सरल वाक्य रहता। क्यों, क्योंकि कर्ता या उद्देश्य दो हो सकते हैं, उद्देश्य दो हो सकते हैं, क्रिया एक होनी चाहिए। राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है, अगर ऐसा कह दें तब हम उसको ले जाएंगे अगले किसी वाक्य में, पता नहीं क्या होगा, बाद में देखेंगे, परंतु हाँ तब वो अलग है। मैंने क्या कहा, अगर दो कर्ता हैं और क्रिया एक है तब वह सरल वाक्य ही होगा, तब वह सरल वाक्य ही होगा। तो बिल्कुल यहां पर दोनों ही लिख लीजिएगा, यदि एक कर्ता एक क्रिया है तब वह सरल वाक्य है, यदि दो उद्देश्य या दो कर्ता और एक क्रिया है तब भी वह क्या होगा, तब भी वह सरल वाक्य होगा ही होगा। दोनों ही हमको स्थिति समझनी है। बिल्कुल ये कर्ता आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं हम, सरल वाक्य के पश्चात में यहां पर संयुक्त वाक्य को समझ लेते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य में अब वही जो हमने आखिरी एग्जाम उदाहरण जो लिया था उसी के बारे में बात करता हूं मैं। यदि संयुक्त वाक्य में, अच्छा किसी भी वाक्य में
दूसरे क्रम पर है संयुक्त वाक्य। देखिए, यदि किसी भी वाक्य में यदि दो उद्देश्य हैं तथा साथ ही साथ में क्या है, दो विधेय हैं, तब वहां पर क्या होगा, तब उस स्थिति में हम उसे कहेंगे संयुक्त वाक्य। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी कहा था, क्या कहा था मैंने, राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। राम और श्याम दो अलग अलग कर्ता हुए और दोनों ही कर्ता, एक कर्ता पढ़ने की क्रिया कर रहा है, दूसरी कर्ता क्या कर रहा है, खेलने की क्रिया कर रहा है। तो वहां पर दो कर्ता हैं, दो क्रिया हैं, या कहना चाहिए दो उद्देश्य हैं, दो विधेय हैं, इसलिए हम कहते हैं वहां पर क्या है, संयुक्त वाक्य है। वहां पर क्या है, संयुक्त वाक्य है। मैं खाना खाकर पढ़ने बैठा, तब मेरा सर दर्द होना प्रारंभ हुआ और फिर दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे डॉक्टर बुलाना पड़ा। बाप रे, इतना लंबा बात। अब ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पर मैंने संयुक्त और मिश्र वाक्य को क्या कर दिया है, एक साथ मिला दिया है। थोड़ा सा समझिएगा, मैंने पहली बार में मैंने क्या किया था, दो सरल वाक्यों को मिलाया था। सरल वाक्य क्या है, राम पढ़ रहा है, ये एक सरल वाक्य है, और श्याम खेल रहा है। यहां पर तो बिल्कुल यहां पर दो सरल वाक्यों का संयोजन हो रहा है। तो जहां पर दो सरल वाक्यों का संयोजन हो रहा है वह संयुक्त वाक्य है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, यदि दो मिश्र वाक्यों का भी संयोजन हो तो भी संयुक्त वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य एक, सरल वाक्य दो संयोजित होकर के एक संयुक्त वाक्य बना लिए। दो मिश्र वाक्यों को भी संयोजित किया जा सकता है। जैसे कि लिखिएगा कि यदि वह कहता है कि मैं खाना खाकर पढ़ने बैठा ही था कि मुझे पेट में दर्द हुआ। ये लो, ये एक मिश्र वाक्य है। क्या कहा मैंने, मैं खाना खाकर पढ़ने बैठा ही था कि मुझे पेट में दर्द हुआ। ठीक है, एक प्रकार का मिश्र वाक्य है ये। मिश्र वाक्य को समझाऊंगा तो और अच्छे समझेंगे आप। फिर यहां पर अगर मैं कह दूं और दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ये लो, यहां पर हमने क्या कहा, मैं खाना खाकर पढ़ने बैठा ही था कि मुझे पेट में दर्द हुआ। ये एक मिश्र वाक्य है। दूसरा, दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यहां पर फिर से एक मिश्र वाक्य। तो इन दोनों ही मिश्र वाक्यों को हमने और के सहारे जोड़ दिया। यहां पर और के सहारे हमने यहां पर जोड़ दिया, यहां पर और के सहारे हमने दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं कि सरल या और मिश्र वाक्यों का क्या होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए। वही है क्या, संयुक्त वाक्य। अगर सरल एवं मिश्र वाक्यों का संयोजन हो रहा है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल मिश्र वाक्य का संयोजन हो रहा है, तब वह है संयुक्त वाक्य। या साधारणतया इसको परिभाषित किया जाता है जहां पर दो उद्देश्य और दो विधेय हो, अर्थात दो कर्ता एवं दो क्रिया हो, तो वहां पर क्या होगा, तब वहां पर क्या होगा, वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। बिल्कुल इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो संयोजन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अब वही जो आप हमेशा से रटते आए हैं। अब लेकिन आप उसको थोड़ा समझ करके बनाएंगे। क्या, यदि आप कहते हैं तथा एवं
और, किंतु, परंतु इत्यादि प्रकार की शब्दों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएंगे, उसकी वजह से संयुक्त वाक्य बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं हम मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। चलिए मिश्र वाक्य को समझेंगे अब हम। ये उदाहरण हमारे काम आ सकता है, देखते हैं। ओ ये उद्देश्य, ये भी अभी काम की चीज है ना। देखिए यहां पर तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं मिश्र वाक्य। किन्हें कहेंगे? मिश्र वाक्य। समझिए, मिश्र वाक्य का तात्पर्य है ऐसा कोई वाक्य जहां पर एक कर्ता हो परंतु उसके लिए दो क्रियाएं हों। क्या कहा मैंने? ऐसा वाक्य जहां पर एक कर्ता हो परंतु वहां पर क्या हो, दो क्रिया हो। अब इसी को दूसरे भाषा में कैसे कह सकते हैं हम? ऐसा वाक्य जहां पर एक उद्देश्य हो परंतु क्या हो, दो विधेय हो, तब वो क्या कहलाती हैं? तब वो कहलाती हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं, अगर मैं यहां पर कह दूं कि जैसे ही वर्षा हुई मेढक टर्राने लगे। मेढक टर्राने लगे। देखिए यहां पर, अब यहां पर समझिएगा, यहां पर आपके पास में दो दो क्रियाएं हैं। कैसे? वर्षा का होना और मेढक का टर्राना एक स्थिति है। यहां पर एक उद्देश्य, कोई कर्ता नहीं दिख रहा है आपको, परंतु एक उद्देश्य है, एक स्थिति है। कैसी स्थिति है? कि जैसे ही वर्षा हुई, वर्षा का होना और मेढक का टर्राना, ये दो प्रकार की क्रियाएं हुई, इसलिए वो क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। यहां पर जो नीचे उदाहरण लिखा हुआ है, इस बात को देखते हैं। अब मैं यहां से क्या कर दूं, इनको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ देता हूं, दो अलग अलग भागों में विभाजित करता हूं और को भूल जाओ। मैं खाना खाकर पढ़ने बैठा ही था कि मुझे पेट में दर्द हुआ। कौन? मैं। कौन है ये? कर्ता, एक कर्ता। खाना खाकर पढ़ने बैठा ही था कि मुझे पेट में दर्द हुआ। खाना खाकर वो पढ़ने बैठ रहा था, एक क्रिया है, अब पेट में दर्द होना दूसरी क्रिया है। तो यहां पर दो प्रकार की क्रियाएं हैं, दो विधेय हैं और एक उद्देश्य है। कौन? मैं। उसके बाद अगला भी, दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ये जो दर्द है, दर्द का बढ़ना एक क्रिया और दूसरा डॉक्टर को बुलाना दूसरी क्रिया। तो यहां पर दर्द जो है, दर्द एक उद्देश्य है जिसके लिए भी यहां पर दो विधेय हैं, एक तो दर्द का बढ़ना और डॉक्टर को बुलाना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर मिश्र वाक्य में दो प्रकार, वाक्य में जो है दो अलग अलग प्रकार की क्या हैं, क्रियाओं का प्रयोग होता है, परंतु वहां पर कर्ता क्या होता है? केवल एक ही होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि मिश्र वाक्य को दो भागों में हम बांटते हैं। मिश्र वाक्य को दो भाग में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं क्या? मुख्य वाक्य, और दूसरे को हम कहते हैं आश्रित वाक्य। मुख्य वाक्य एवं आश्रित वाक्य। किसे कहेंगे मुख्य वाक्य? लिखिएगा, मिश्र वाक्य में दो भाग होते हैं, एक होता है मुख्य और दूसरा होता है आश्रित। मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य। चलिए उदाहरण से ही इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही वर्षा हुई मेढक टर्राने लगे। यहां पर आप देखिएगा मुख्य वाक्य कौन सा हो गया? जैसे ही वर्षा हुई, और मेढक टर्राने लगे, उसके ऊपर आश्रित वाक्य। मेढक का टर्राना आश्रित है किस पर? वर्षा के होने पर। मैं खाना खाकर पढ़ने बैठा ही था कि तो यहां पर हमको देखने मिलता है क्या? कि ये जो पहला जो वाक्य है वो अपने आप में पूर्ण है, सार्थक है, इसलिए वह क्या है? मुख्य वाक्य है। जबकि दूसरा जो वाक्य है वह क्या है? आश्रित है पहले के ऊपर। यदि कोई अगर वाक्य अपने आप में पूर्ण हो, यदि वह पूर्ण है तो वह मुख्य वाक्य है। यदि वहां पर अपूर्णता दिख रही है तब वहां पर क्या होती है? वह दूसरे अर्थात पहले वाक्य पर क्या है? वह आश्रित वाक्य है, इसलिए हम उसे आश्रित कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में हमेशा दो हिस्से होंगे, एक मुख्य वाक्य, एक
एक आश्रित वाक्य। साथ ही साथ ये जो मिश्र वाक्य है वहां पर एक कर्ता और दो क्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो ये इनके पहचान चिन्ह है जिनसे आप पहचान सकते हो कि मिश्र, ये जो रचना के आधार पर हम विभाजित करते हैं 3 आधार पर, तीनों को आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों अगले की ओर हम आते हैं। अगला है हमारा क्या, प्रयोग के आधार पर। चलिए दोस्तों तो अब हम देखते हैं क्या, प्रयोग के आधार पर। क्या देखेंगे हम, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर क्या, कर्तावाचक। क्या देखेंगे हम कर्तावाचक वाक्य में? कर्तावाचक वाक्य में थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यदि किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता, यदि वह कह रहा है कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यदि वो कहता है अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यदि ऐसा भी कहते क्या, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पर कौन है, अध्यापक, अर्थात कर्ता कौन है, प्रधान है। यदि मैंने क्या कहा, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, यदि ऐसा एक वाक्य आपके समक्ष है कि अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, तब अवश्य ही आप उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रधान कौन है, प्रधान है कौन, यह अध्यापक जो कि हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल यह क्या हुआ, कर्तावाचक। साधारण रूप में इसी प्रकार से आपको समझ के चलना है कि जहाँ पर कर्ता क्या रहे, प्रधान रहे, वह कर्तावाचक है। साधारण सी बात है, बहुत ही साधारण बात है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं क्या, कर्मवाचक। कर्मवाचक, अब देखिए इसी को मैं बदल दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, अब यहां पर बात ना थोड़ी सी बदल गई। अब बात क्या बदल गई, बात ये हो गया कि अब हमारा जो बल है ना, जो पूरा का पूरा वाक्य का जो बल है, वो बल आ चुका है हिंदी पर। किस पर, हिंदी पर, अर्थात कर्म पर। कर्म पर बल आ गया है क्या, अध्यापक हो गया गॉड और ये हो गया हिंदी, हो गया प्रधान। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाया जा रहा है, कुछ और नहीं। क्या पढ़ाया जा रहा है, हिंदी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, ना बास्केटबॉल ना वॉलीबॉल, क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है। वहां पर कर्म में क्या होती है, वहां पर कर्म पर बल लगता है, कर्म प्रधान हो जाती है। यहाँ पर जैसे कर्म प्रधान है, इसलिए क्या है, कर्मवाचक वाक्य। तो बिल्कुल आप इसको समझिएगा। तीसरे नंबर पर हम इसमें देखते हैं भाववाचक। देखिए भाववाचक में क्या है, कुछ भी क्रिया के होने के भाव के बारे में बात की जाती है, क्रिया के होने, परंतु वास्तविकता ये है कि ऐसे वाक्यों का प्रयोग, ऐसे वाक्यों का प्रयोग क्रिया के न होने के भाव में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, अर्थात निषेधात्मक रूप में इसका जो प्रयोग है वह ज्यादा होता है। अगर मैं कह दूं माता जी द्वारा चला नहीं जा रहा है, देखिए यहां पर नकारात्मकता का बोध हो रहा है, नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो रहा है। माता जी चल नहीं रही हैं ऐसी बात नहीं है, कोशिश कर रही है परंतु उनसे चला नहीं जा रहा है, ये एक भाव है। माता जी द्वारा चला नहीं जा रहा है, नहीं चल पाने का जो भाव है उसका बोध होता है। आज उस बुजुर्ग के द्वारा खाना नहीं खाया जा रहा है, इस प्रकार मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। अगर इस प्रकार की बात होती है, आप लोग के मन में हमेशा ऐसा होता है क्या कि सर हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। आप कभी भी अपने आप को कर्ता को प्रधान नहीं रखते, मैं नहीं पढ़ रहा हूं ऐसा सीना ठोक के आप नहीं करते। आप क्या कहते हो, सर मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, अर्थात आप कहाँ पे आते हो, भाववाचक में, मतलब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, परंतु हो नहीं पा रहा था मैं जब, ठीक है, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ परंतु मुझसे सिलेक्शन लिया नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार की जब बात आती है, एक भाव का जब उत्पत्ति होती, भाव की उत्पत्ति होती है, और मुख्यतः मैं आपको बार बार यह बात बता दूं कि भाववाचक में हम क्या करते हैं, निषेधात्मकता का बोध होता है।
तो ये है दोस्तों आज की क्लास, जहां पर हमने वाक्य रचना को समझा, वाक्य क्या होते हैं हमने जाना, और वाक्यों के अलग अलग वर्गीकरण को समझा। इन वर्गीकरण से प्रश्न आते हैं, कौन किस प्रकार का वाक्य है नहीं है। तो भावनाओं में जाकर के इस प्रकार से आप पढ़िएगा, वहां भी जाकर के जब आपके समझ प्रश्न आएगा तो उन दिए गए सभी विकल्पों पर आपको ध्यान देना है। चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही उत्तर दीजिएगा। और ये कैसे विकल्प आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल टेस्ट सेक्शन में जाइए और वाक्य रचना पर आधारित टेस्ट दिलाइए। वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, जहां से आपके विभिन्न प्रकार के जो आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे होंगे, या तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या तो फिर आप क्या करें, हमारे ग्रुप में भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप क्या करें, आप बिल्कुल प्रश्न बनाइए और प्रश्न बनाने के बाद में जो नहीं बनता है उससे संबंधित प्रश्न पूछिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।